पंजाब गवर्नमेंट देती है अगर 100 रुपया तो उसको 42 रुपया बैक होता है। कर्नाटक को 100 की जगह 36, केरल को 100 की जगह 29, गुजरात को 100 की जगह 20, बिहार को 100 की जगह 290 रुपया बैक होता है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवम पाठक और मैं आपके लिए लाया हूं 3 नए कृषि अधिनियम। अभी रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट से 3 नए फार्मर एक्ट को पास करवाया गया है, जिसकी वजह से देश में काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा तीनों एक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे किसान भाई साहब सड़क पे उतर आए थे। एंड साथ ही मैं पूरा डिटेल एनालिसिस दूंगा वीडियो का। एंड इसके बाद कुछ पर्टिकुलर स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया है। इसकी क्या वजह है? पर्टिकुलर इन सब जगह ज्यादा करके प्रोटेस्ट हुआ है इन कंपेयर टू अदर स्टेट। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद एक काफी अच्छा सवाल पूछा गया था इंस्टाग्राम पे देसी लॉ के हैंडल पे कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर पार्ट है ये हमारा स्टेट लिस्ट में आता है, तो जो हमारा स्टेट लिस्ट में आता है उसे सेंट्रल कैसे लॉ बना सकती है? ये हमारा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल देखेंगे वहां पे स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर पार्ट आता है, तो उसमें काफी अच्छा सवाल पूछा था कि एग्रीकल्चर जब स्टेट लिस्ट में है तो सेंट्रल कैसे लॉ बना रही है उसकी। तो ये काफी अच्छा, इसका भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका तीनों का नाम क्या है, जो कि काफी बड़ा नाम रखा गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो मैं आपको बोलूंगा ये नोट डाउन कर ले। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो ये आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला एक्ट का नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। दूसरा एक्ट का नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का अमेंडमेंट पार्ट है, इसीलिए इसका नाम अमेंडमेंट एक्ट 2020 रखा गया है। द फार्मर, तीसरा एक्ट का नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस एक्ट में फार्मर का डिमांड है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें इस एक्ट में काफी ज्यादा चेंजेस चाहिए। वैसे फिलहाल तीनों में ही चेंजेस चाहिए, बट तीसरा वाला काफी बड़ा भी है, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूं समझाने के लिए। तो पहले आपको बता दूं मैं ये कैसे आया एंड कब आया, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये आता है 5 जून 2020 को, जब देश बंद चल रहा था, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। उस समय ये एज अ ऑर्डिनेंस के रूप में प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये तो जानना चाहिए आपको। ऑर्डिनेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को यह पावर मिला है कि जब हमारा पार्लियामेंट हमारा सेशन में नहीं रहेगा उस समय अगर हमारे देश में कोई लॉ लाने की जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर देगी एंड उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट खुलने के बाद पास होने पड़ेगा। तो इसका मैक्स ये पावर होता है और ये होता है ऑर्डिनेंस, एंड ये पावर दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के अंडर। इसका ऑर्डिनेंस का पास होने का मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ 6 वीक रखा गया है। कहीं कहीं आप 6 मंथ देखेंगे। 6 वीक इसलिए होता है कि पार्लियामेंट 6 महीने से ज्यादा बंद नहीं रह सकती है, और पार्लियामेंट खुलने के बाद जो गवर्नमेंट ला रही है उसको 6 वीक का समय दिया जाता है ये ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए, एंड ये पास होने के बाद लॉ बन जाती है पूरी तरह से। तो ये था, इस रूप में आता है। सबसे पहला सवाल तो यहीं पे उठता है कि क्या ये उस समय लाने की जरूरत थी जब देश पूरी तरह से बंद था एंड हमारा इकोनॉमी डाउन चल रहा था। जब हमारा इकोनॉमी डाउन चल रहा था, माइनस चला गया, उसमें हमारा एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां से 3.2 की जीडीपी मिल रही थी। उसके बाद भी उस सेक्टर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे, कोई नए लॉ लाके, ये कहां तक की जरूरत थी मुझे तो समझ में नहीं आया। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्या ये जरूरत था उस समय लाने का? अगर आपको लाना ही था, आप सिचुएशन ठीक होने देते उसके बाद ला देते, बट कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो चलते हैं पहला एक्ट के बारे में। अब मैं समझाता हूँ इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। पहला एक्ट का नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। काफी बड़ा नाम है जो कि याद नहीं रहा जाएगा, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, आप इसे थोड़ा छोटा करके याद रखिए। इसे 2 वर्ड में याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको बताऊंगा ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फिलहाल आप इस एक्ट को 2 वर्ड में याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप कैसे पता चला ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से डील करती है? तो आप इस एक्ट के नाम अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो देखिए एग्रीमेंट वर्ड यूज किया गया है।
तो जहां एग्रीमेंट वहां कॉन्ट्रैक्ट, दोनों चचेरा भाई है। तो एग्रीमेंट है, इसलिए ये एक्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से याद रखिए। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बोल रही है इस एक्ट में कि अब किसान क्या करेगी, किसान एग्रीमेंट करेगी किसके साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ। फसल कटने से पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई तुम मुझे ये फसल दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, फसल कटा, आप फसल दिए, आपको पैसा मिला। ये पूरा प्रोसेस एक एग्रीमेंट के तौर पे हुआ एंड इसको बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फार्मिंग एग्रीमेंट, जो कि किसान और कंपनी के बीच में होगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगा, ये कहीं ना कहीं सही है। किसान के पास, हमारे देश में किसान की फसल कटने के बाद किसान का सबसे पहला एक हेडेक बन जाता है कि ये कहाँ जाके बेचेंगे, जितना पैसा लगाए हैं क्या उतना मंडी से मिलेगा, या कहीं भी अगर बेचते हैं क्या उतना पैसा हमें मिलेगा। ये सबसे बड़ा हेडेक हो जाता है किसान का, जो कि अब इस एक्ट के द्वारा क्लियर हो रहा है कि प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट आ रही है, आपसे ले रही है सामान, और ये 4 महीने पहले हो जाता है। हम पहले से डिसाइड कर लिए ना। फार्मर ये, अगर मेरा मानना है, अगर फार्मर इस एक्ट के अंदर बेनिफिट उठाना चाहे तो काफी उठा सकती है, क्योंकि फार्मर को पहले से पता चल गया कि इतना अगर मैं आलू करता हूँ तो मुझे पता है 4 रुपए का प्रोडक्शन लगेगा, मुझे जो खर्च आएगा वो 4 रुपए का लगेगा, तो मैं डील ही करूंगा 10 रुपए का। 10 रुपए का डील किया, 6 रुपए बेनिफिट, ये 4 महीने पहले हो रहा है। तो ये काफी सही लगता है मुझे ये एक्ट। और इस एग्रीमेंट का जो टाइम पीरियड होगा वो एक 1 क्रॉप सीजन होगा और 5 ईयर, जो पहले बड़ा होगा वो पहले देखा जाएगा। और दूसरी बात इसमें रखा गया है प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। तो ये जो पैसा जो डील होगा एंड ऑल, ये जो एग्रीमेंट में बोला गया है वही होगा फिक्स, ये मतलब इस एक्ट में बोला गया है और कुछ खास नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको इस पूरा क्लियर हो जाएगा। वो एग्जांपल आप ध्यान से सुनिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सपोज करो एक लेज ओनर आता है, ठीक है। लेज ओनर सबको पता है, चिप्स सब खाते हैं, कि ये किससे बनता है, आलू से बनता है। तो लेज ओनर को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा आलू चाहिए। अब वो आया, सपोज करें ये मेरा, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश में जो इंडियन फार्मर है उनके पास स्मॉल लैंड है। स्मॉल लैंड मीन्स जो 2 हेक्टेयर से कम वाले लैंड होते हैं उसे स्मॉल लैंड बोलते हैं। मोर देन 80 to 90% लोगों के पास स्मॉल लैंड है। तो मतलब ऐसा नहीं कि लैंड नहीं है, लैंड है, मतलब यहाँ पे एक लैंड है, फिर 2 किलोमीटर बाद लैंड है, फिर 4 किलोमीटर, ऐसे करके लैंड है हमारे पास। सपोज करो लेज ओनर आया, ये लैंड है, ये पार्ट अगर आपको दिख रहा है ये लैंड है, ये मेरा है शिवम का, ये कमलेश का हो गया, ये रामू का हो गया और ये सूरज का हो गया, ऐसे करके लैंड है। बिकॉज ऐसा ही होता है हमारे, अगर आप देखोगे लैंड तो यहाँ थोड़ा सा मेरा है, वहां इसका, उसका, ऐसे करके लैंड है। उसे तो लेज ओनर को काफी ज्यादा आलू चाहिए, क्विंटल से क्विंटल आलू चाहिए, तो उसे सिर्फ मेरे लैंड से तो नहीं होगा। सपोज करो मैं धान करता हूँ, वो गेहूं करता है, वो आलू करता है, वो प्याज का, ऐसे करके हम लोग चारों अलग अलग चीज करते हैं। तो लेज ओनर आया, हमें बोला कि आप लोग एक काम करो, आप लोग एक ही फसल करो जो कि आलू होगा। आपका आलू करो, 4 महीने बाद जो फसल आएगी उसका प्राइस मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, वो मैं आपको अमाउंट दे दूंगा। तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ सही है, आलू करने में 4 रुपए का प्रोडक्शन का खर्चा पड़ेगा, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 10 रुपए, हम लोग लेंगे पर केजी 10 रुपए लेंगे इससे। तो हम लोग बात की, एग्रीमेंट की, वो बोला ठीक है 10 रुपए देंगे। तो ये प्रोसेस को ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोला गया है, जो कि 4 से 6 महीने पहले ही की जा रही है फसल होने से। तो इसी प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा गया है। मुझे कहीं ना कहीं ये एक्ट सही लगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं लगा। अगर कोई फार्मर बेनिफिट उठाना चाहता है इससे काफी उठ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फार्मर को नीड नहीं है प्रोडक्शन करने का, प्राइवेट कंपनी को भी नीड है सामान फसल का। प्राइवेट कंपनी बिना फसल नहीं चल सकती है, तो दोनों इक्वल नहीं चलेगा। फार्मर का कहना है, कुछ लोगों का भी मैं कहना है, मैंने सुना कि ऐसा भी तो हो सकता है लेज ओनर 4 रुपया, जो 4 रुपया ना दे 3 रुपया दे, ये भी तो कर सकते हैं, सारे बिजनेसमैन आपस में डील कर लेंगे। तो मेरे पास भी तो ऑप्शन है कि मैं आलू करूंगा ही नहीं, लेज ओनर को मैं दूंगा ही नहीं। मैं 4 रुपये डील कर लिया कि हम लोग आलू नहीं करेंगे, कुछ भी, कोई आलू नहीं करेगा, सिंपल। उसे भी नीड है आलू, वो भी अपना रेट बढ़ाएगा, अगर हम लोग बढ़ाने बोलेंगे वो भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसे भी नीड है आलू की। तो ये एक प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोला, मुझे ये कहीं ना कहीं सही लगा, उतना प्रॉब्लम नहीं लगा उसमें। कौन फार्मर का और एक डिमांड है एमएसपी फिक्स करने का। एमएसपी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा डिटेल तीसरे वाले एक्ट में, वो काफी बड़ा है, उसी में एमएसपी है, अच्छे से मैं समझाऊंगा। अभी के लिए मैं बता दूं, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि अभी इस एक्ट आने से पहले एमएसपी था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है।
फार्मर का डिमांड है इस एक्ट में एमएसपी फिक्स होना चाहिए कि अगर प्राइवेट कंपनी आती है तो एक एमएसपी लेके आए कि आलू का दाम 4 रुपया ही होगा, उससे नीचे हम नहीं जाएंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर दे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फार्मर डिमांड कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्यों कैसे डिमांड कर रहे हैं, क्या लोग इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं या बस बहकावा है, क्योंकि ये डिमांड मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ये जो एमएसपी की डिमांड चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं आपको बता दूं, इस एक्ट आने से पहले सिर्फ 21 प्रोडक्ट पे एमएसपी लगाती है, जिसमें से 2 या 3 पे ही फार्मर उसको बेनिफिट ले पाते हैं। अच्छा पॉलिटिकल सोर्स है तो 3-4 जाता है, वरना 2 धान गेहूं बस लगाती तो 21 पे है, बट मिलता नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नीति आयोग, आपने सबने नाम सुना होगा नीति आयोग का। इसने एक रिपोर्ट में कहा है कि 82% हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है एमएसपी होता क्या है। ठीक है, 82 लोगों को पता नहीं। इवन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग में भी से कई ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा एमएसपी क्या होता है। एंड दूसरी बात, और एक रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, शांता कुमार कमेटी, ये काफी फेमस था 2015 में, जिन्होंने फार्मर पे अच्छा खासा सर्वे करके एक रिपोर्ट दिया। उनका कहना है कि हमारे देश में सिर्फ 6% फार्मर हैं जो एमएसपी की बेनिफिट उठाते हैं। सिर्फ 6% फार्मर एमएसपी की बेनिफिट उठाते हैं। तो फिर ये 6% लोग उठाते हैं, फिर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? एमएसपी फिक्स करो, एमएसपी फिक्स करो। भाई तुम्हें तो पता ही नहीं एमएसपी क्या होता है। फिर तो ये तो मुझे कहीं और ही पॉलिटिकल का लफड़ा लगा इस एमएसपी फिक्स का डिमांड करने में। फार्मर का मुझे नहीं लगता है, तो फिलहाल उसमें हम नहीं जाएंगे। उसके बाद आते हैं नीचे। मुझे इस एक्ट में ना, ऊपर से मैं पढ़ रहा था, मुझे सब कुछ सही लग रहा था, कहीं ना कहीं फार्मर की प्रॉफिट मुझे दिख रहा था। जैसे मैं नीचे आता हूं, अगर आप किसी भी एक्ट में जाओगे ना, ये सारा आपको एक्ट ई गैजेट में मिल जाएगा। गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट से कोई भी लॉ बनते हैं वहां पे अपलोड हो जाते हैं। तो ई गैजेट से मैंने ये लिया भी है। तो वहां पे जब मैं पढ़ रहा था, वहां पे जब नीचे आएंगे ना, तो आपको सेटलमेंट पार्ट दिखेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, कहाँ होगा। तो जब मैं उस पार्ट पे आया तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखा। यहाँ पे कहीं भी सेटलमेंट का प्रोसेस सिविल कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऐसा कहीं नहीं था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लैकुना इसमें नजर आ रही है। इसका सेटलमेंट कैसे होगा मैं आपको बता दूं। अगर सपोज करो कि लेज ओनर आया एंड फार्मर को बोला आलू करने, सपोज 3 महीने बाद, 4 महीने का बाद का एग्रीमेंट हुआ था, 3 महीने बाद लेज कंपनी डूब गई। ये तो आलू कर लिए हैं, ये तो फसल डाल दिए हैं, बीज तो चला गया, अब तो वो आलू आएगा। तो ये जो फसल आएगा ये किसको देगी? लेज ओनर तो लेगा नहीं, वो तो कंपनी डूब गया। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? डिस्प्यूट अराइज होगा। डिस्प्यूट अराइज होने के बाद सेटलमेंट कैसे होगा? तो इसके लिए इस एक्ट में बोला गया है कि कंसिलिएशन प्रोसेस रखी गई है, कंसिलिएशन कमेटी बैठेगी एंड वो इसको सॉल्व करेगा मैटर को। मुझे ये कहीं ना कहीं सही नहीं लगता, बिकॉज एक कमेटी है, वो फार्मर के कितने फेवर में जजमेंट देगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड अगर फेवर में दे भी देता है ना, बिकॉज ये सारे कमेटी एंड ऑल पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोगों का ट्रस्ट कोर्ट पे है। तो प्राइवेट कंपनी पैसा फेंकेगी, फिर किसका फेवर क्या, किसके अगेंस्ट पता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगा प्रोसेस। एंड एक बात और भी है कि अगर कोर्ट होता तो लोगों को ट्रस्ट रहता कहीं ना कहीं जजमेंट मिलने का, फेवर में जो सही होगा वो जजमेंट मिलने का लोगों को भरोसा रहता। तो ये कंसिलिएशन प्रोसेस को थोड़ा सा अमेंडमेंट का जरूरत था इस एक्ट में। कंसिलिएशन प्रोसेस की जगह अब ट्राइब्यूनल कर देते, सिविल कोर्ट कर देते, बट तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो बस ये प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता भी है ना कि अगर फेयर जजमेंट होगा कंसिलिएशन कमेटी से, मैं आपको बता दूं ये हर एक केस टू केस वैरी करेगा कि फेयर जजमेंट होगा या नहीं होगा, ये आप याद रखिए। तो मुझे इस एक्ट में बस ये एक प्रॉब्लम नजर आती है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब सही है मुझे, मेरे अनुसार। आप बताइएगा कि इस एक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम लगती है या नहीं लगती है। दूसरा हमारा आता है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसको याद रखने का एक नाम है होर्डिंग। आप में से कई लोग होर्डिंग वर्ड सुने होंगे, जो नहीं सुने मैं उसको बता दूं होर्डिंग क्या होता है। होर्डिंग ये होता है कि कुछ, सपोज करो कुछ सामान, जो फसल है, जो सामान है जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है, जिसके वजह से उसका प्राइस कम हो जाता है। तो प्राइवेट कंपनी या कुछ बिजनेसमैन या कुछ लोग क्या करते हैं, उसे होल्ड करने लगते हैं, होर्डिंग करने लगते हैं, अपने घर में इकट्ठा करने लगते हैं।
जब वो मार्केट से कम हो जाएगा तो उस पर मार्केट पे उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। जैसे कि अभी प्याज का दाम चल रहा है 100 रुपीज हो गई है, तो इसमें होर्डिंग का काफी ज्यादा रिलेशन होता है। तो ये प्रोसेस है होर्डिंग। तो ये काफी ज्यादा होने लगा था इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद ये काफी ज्यादा होने लगा था। लोग फसल को अपने घर में इकट्ठा करने लगे, बिजनेसमैन अपनी कंपनी फैक्ट्री में इकट्ठा करने लगे, जिसकी वजह से कभी भी किसी का दाम बढ़ जाता था। तो जिसकी वजह से आया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसमें सरकार क्या की, कुछ कुछ चीजों को एसेंशियल कमोडिटीज बोल के अपने अंडर कर ली। कब उसका प्रोडक्शन होगा, कब उस पर स्टॉप लगेगा, सब कुछ सरकार देखेगी। एंड साथ ही साथ होर्डिंग को एक पनिशेबल ऑफेंस करार कर दिया गया कि अगर कोई भी कंपनी पकड़ी गई, कोई भी आदमी पकड़ा गया, एक पर्टिकुलर इतना से ज्यादा क्विंटल सामान आप अपने घर में नहीं रख सकते। अगर इतना से ज्यादा क्विंटल आप सामान में रखें, अगर आप पकड़े गए तो आपको सजा मिलेगी। ये एक होर्डिंग को पनिशेबल ऑफेंस करार रखा गया 1955 में, 1955 के एक्ट में। अब ये जो अमेंडमेंट है इसमें इस चीज को हटा रही है। ये जो पनिशेबल ऑफेंस है ये अब खत्म हो रहा है। अब आपको जितना मन होर्डिंग करने का आप करो, ये लीगल हो गया। इस अमेंडमेंट एक्ट में यही किया गया है। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट आया है इसमें बस इतना ही किया गया है। ये जो होर्डिंग है इसे पनिशेबल ऑफेंस नहीं रखा जा रहा है, इसे लीगल कर दिया गया है। आपको जितना करना है होर्डिंग करो। तो ये मुझे सही नहीं लगता है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से हर मंथ में किसी न किसी फसल का, किसी न किसी सामान का दाम अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, ऐसे हर मंथ में अप होगा। इस वजह से मुझे जो लगता है, सरकार का कहना है, सरकार ये बोल रही है कि फार्मर का जब फसल कटता है तो फार्मर का एक काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है कि उसे कहाँ बेचना है। मानो कि 4 रुपया का आलू, सरकार की कहना है, सरकार बोल रही है कि मानो फसल काटा, फसल का पूरा खर्चा किसान को 4 रुपया आया है 1 केजी आलू कटने में। जब वो मार्केट में जा रही है बेचने के लिए तो वो आलू, मार्केट में इतना ज्यादा आलू है कि उसका मतलब 3 रुपया मिल रहा है, कोई भी मंडी 4 रुपया नहीं दे रहा उसको। तो सरकार बोल रही है कि किसान को हम पावर दे रहे हैं, ये आप होर्डिंग कर लो, आप आलू समय बेचो ही मत। आप क्या करो, जब आलू का दाम बढ़ेगा 5 रुपया 6 रुपया जाएगा मार्केट में, तब बेचो। सरकार ये कह रही है। सरकार बोल रही है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी को होर्डिंग नहीं दे रहे हम लोग किसान को भी होर्डिंग करने का पावर दे रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब किसान जो है ना हमारे, वो जब फसल काटते हैं ना तो सबसे पहला टेंशन आता है ये कब से कितना जल्दी इसे हम बेच डालें। उनका ये टारगेट नहीं होता कि हम इसे घर में रखें, उनके पास पैसा नहीं होता है, वो बेचेंगे तो पैसा आएगा। उन्हें पैसा घर में रखना होता है, सामान नहीं। और उनके पास उतना जगह भी नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान होर्डिंग कर पाए। कितना करेंगे, 4 से 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी, उतना ज्यादा होर्डिंग नहीं कर पाएंगे वो। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी या बिजनेसमैन ही इसका फायदा उठाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई फार्मर इसका फायदा उठा पाएगा। तो इस एक्ट में तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम नजर आया। ओके, तो होर्डिंग तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट हो गया। तो अब हम लोग जाते हैं तीसरे एक्ट पे, जो कि काफी बड़ा, एंड इसे मैं आपको बोलूंगा डिटेल में समझने के लिए, काफी जरूरी है आपके लिए। तो इसमें फिलहाल गवर्नमेंट का क्या कहना है मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं अपना समझाता हूँ। गवर्नमेंट का कहना है कि इस एक्ट के आने के बाद कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। एपीएमसी जो एक्ट है, जो हमारा एक्ट 1960 के टाइम बनाया गया था, इसे हटाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी जगह अल्टरनेटिव प्राइवेट मंडी आएगी, एंड जिसके वजह से कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा किसान पे कोई भी सामान बेचने में। तो नो मार्केट फीस लगेगा, अल्टरनेटिव प्राइवेट मंडी आएगी इस एक्ट के वजह से, जो हमारा द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 है, इसके अंडर में ये सब बोला गया है। तीसरा, रिमूवल ऑफ ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, रिमूवल ऑफ मिडिल मैन। तो मैं आपको दो, जो पहला है नो मार्केट फीस एंड अल्टरनेटिव प्राइवेट मंडी, ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं ये 2 लास्ट का पॉइंट क्लियर कर दूं कि ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन कभी भी कोई भी फार्मर के ऊपर नहीं था। जिस फार्मर को हमारे पूरे इंडिया में जहां जाके बेचना है आप बेच सकते हो। ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ट्रेडर पे हमारे इंडिया में लगा है, फार्मर पे नहीं, ये चीज क्लियर कर लीजिए। एंड दूसरा बात, रिमूवल ऑफ मिडिल मैन। तो रिमूवल ऑफ मिडिल मैन कभी नहीं होगा। जैसे कि पहला एक्ट में पढ़े हैं हम लोग कि प्राइवेट कंपनी आके एग्रीमेंट करेगी, तो प्राइवेट कंपनी ना कभी भी अंबानी आके एग्रीमेंट नहीं करेगा। कब सपोज मेरा एक कंपनी है तो मैं ओनर हूं, तो मैं जाके एग्रीमेंट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली मेरे अंडर में
एक मैं स्टेट का अपना रिप्रेजेंटेटिव रखूंगा, एग्जीक्यूटिव रखूंगा, वो स्टेट का विलेज तक जाने के लिए अपना एक एग्जीक्यूटिव रखेगा। तो ये सारे जो बंदे रहेंगे ना, ये मिडिल मैन ही हो जाएंगे। तो ये रिमूवल ऑफ मिडिल मैन कभी नहीं होगा हमारे देश में। हमारे देश में मिडिल मैन का बहुत ज्यादा इनकम होता है, सोर्स भी बहुत है मिडिल मैन, तो मिडिल मैन हमेशा रहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट इतना मैं आपको पहले क्लियर कर दिया। अब मैं वो दोनों समझाने के लिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, मैं आपको पहले ही बोला हूँ। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा मेरे साथ चलिए, इंडिपेंडेंस के टाइम जब देश आजाद हो रहा था तब, उस टाइम जाने पे आपको डिटेल में आपको समझ में आएगा ये एक्ट क्या है, एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या है, सब कुछ। तो हमारे जब देश आजाद होने के पहले से ही हमारे देश में जमींदारी सिस्टम आ गया था, जमींदारी प्रथा चालू था। देश आजाद हुआ उसके बाद भी ये इफेक्ट था हमारे देश में। तो ये क्या होता था इसमें कि फार्मर के पास कोई भी सामान फसल करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, पैसा लोन लेते थे। उसमें बैंक भी उतना ज्यादा नहीं था, अभी भी विलेज गांव इलाके में बैंक उतना ज्यादा नहीं है, अभी तो थोड़ा मोड़ा आ भी रहा है, उस समय नहीं था बैंक। तो उन लोगों को लोन लेना पड़ता था। बैंक था मतलब शहर में था, विलेज में नहीं था। तो जब उन लोगों को लोन लेना पड़ता था तो उस समय गांव इलाके में मनी लेंडर होते थे जो इन लोगों को लोन देते थे, और उनका जो इंटरेस्ट रेट होता था ना वो काफी ज्यादा हाई होता था इंटरेस्ट रेट। तो फार्मर लोन लिए, किससे लिए, आपको स्क्रीन पे ना एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उस पर ध्यान दें। तो फार्मर पहला लोन लेते हैं, लोन लिए किससे, मनी लेंडर से। मनी लेंडर का हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे। इतना हाई हो जाता था वो इंटरेस्ट रेट कि वो घूम के जो मनी जितना पैसा लिया ना उतना इंटरेस्ट बन जाता था, तो वो डबल हो जाता था। तो फार्मर जब अपना फसल करके भी ना उतना उनका इनकम नहीं हो पाता था जो उनको वो पैसा वापस करता, तो वो पैसा वापस नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से ये जो मनी लेंडर थे फार्मर को किसी भी मतलब डायरेक्ट हैंड टू हैंड ये अपना सामान बेचने नहीं देते थे। बोलते थे तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, या तो अपना फसल दो या तो अपना जमीन दो, ठीक है। आप फसल भी लेते थे तो अगर 6 रुपए का फसल पे खर्चा हुआ है, मानो कि 1 केजी आलू है, 1 केजी आलू पे किसान को मतलब उसको फसल करने में 6 रुपया खर्चा आया, तो वो उससे 3 रुपया पे लेते थे, तो काफी कम दाम पे, जिसका वजह से फार्मर को हर बार लॉस होता था। एंड ये लॉस उसको फिर नेक्स्ट टाइम फसल करने के लिए मेकअप करना पड़ता था। ये मेकअप वो कैसे करेंगे, फिर लोन लेंगे, किससे, मनी लेंडर का क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये ऐसे करते करते एक सर्कल बन गया, ऐसे ही चलता रहेगा। फार्मर का कभी भी बेनिफिट नहीं हो रहा था उस टाइम। गवर्नमेंट को ये चीज पसंद नहीं आई, गवर्नमेंट इस पे ध्यान दिया और गवर्नमेंट इसमें फिर इंटरफेयर करती है 1960 के दौरान। गवर्नमेंट का इंटरफेयर करने के बाद ही गवर्नमेंट एपीएमसी एक्ट लाती है, जिसका नाम था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इस एक्ट का मेन टारगेट था वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फार्मर को इन मनी लेंडर से। इस एक्ट आने के बाद डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन लगाया गया डायरेक्ट सेल एंड डायरेक्ट बाई पे। अब किसी को भी डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता है फार्मर इस एक्ट आने के बाद, ना ही किसी से ना ही कोई फार्मर से डायरेक्ट बाई कर सकता है। एपीएमसी 1963 में आती है। इसके बाद इसमें मंडी खोला गया। अगर उत्तर भारत में जाओगे तो मंडी के नाम से जाने जाते हैं, एंड हमारे यहाँ बंगाल में ही मंडी बोलते हैं, हर स्टेट में अलग अलग नाम होगा पता नहीं। तो मंडी के नाम से खोला गया, मंडी प्रथा चालू हुआ। मंडी प्रथा में क्या होगा, किसान को एक लाइसेंस लेना होगा उस मंडी का। हर स्टेट में मंडी होगा, किसान को मंडी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो बाई करेगा मंडी से, ट्रेडर, बिजनेसमैन, उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस का ना मंडी में मिलेगा कुछ, ना बिकेगा कुछ, तो लाइसेंस लेना पड़ता था। तो एपीएमसी आया, किसान को प्रोटेक्शन मिला मनी लेंडर से कि हाँ आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, डायरेक्ट बाई नहीं, आपको एपीएमसी में जाना होगा। तो ये किया गया एपीएमसी में। अब मंडी आपको क्या लगता होगा, अगर नॉर्मल अगर सोचेंगे तो मंडी क्या लगता है, फार्मर जाएगा मंडी में, सामान अपना सेल करेगा, ट्रेडर आएगा, बाई करेगा, हो गया, पैसा मिल गया, ऐसा होगा मंडी सिस्टम। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ठीक है। मंडी सिस्टम को काफी कॉम्प्लिकेटेड रखा जाता है मेरे अनुसार। मंडी सिस्टम में क्या किया जाता है, पहले फार्मर को अपना प्रोडक्ट लेके, अपना सामान लेके जाना पड़ेगा कमीशन एजेंट के पास। कमीशन एजेंट क्या करेगा, उसको लेके जाएगा ट्रेडर के पास।
एंड वहाँ पे ऑक्शन होगा। ऑक्शन में सारे बिजनेसमैन अपना अपना प्राइस रखेंगे, उसके बाद नेगोशिएशन किया जाएगा प्राइस पे, एंड वहाँ पे फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद वो जाएगा एजेंट के पास, वहाँ पे 3% मार्केट टैक्स हटा के वो जो प्राइस होगा वो फार्मर को दिया जाएगा। तो फार्मर को मिला क्या? ना के बराबर, सच बता रहा हूँ, ना के बराबर फार्मर को मिलता है मंडी से, ठीक है। एंड रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि मंडी प्रथा के वजह से फूड डैमेज 20% हो जाता है, एंड प्राइस इन्फ्लेशन, जो कि सबको उम्मीद है कि ऑब्वियसली प्राइस इन्फ्लेशन होगा, प्राइस में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है। इन्फ्लेशन होता है 50%। तो ये किया गया, ये एक अच्छा सा स्ट्रक्चर था मंडी प्रथा का, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता था? एमएसपी फिक्स होता था। अब एमएसपी क्या है, मैं आपको जैसे बोला था कि मैं आपको तीसरे एक्ट में डिटेल में समझाऊंगा, मैं आपको बता दूं एमएसपी क्या होता है। एमएसपी क्या होता है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, मैं उससे भी समझा दूंगा आपको। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये क्या होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सामानों में फिक्स करती है, कुछ सामानों नहीं, 21 प्रोडक्ट पे एमएसपी लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से किसान बस 2 से 3 पे ज्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं। अगर उस किसान का पॉलिटिकल सोर्स अच्छा है तो 3 से 4, वरना 2, धान गेहूं, इसी पे एमएसपी का बेनिफिट उठा पाते हैं। तो एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है सब। अब इसका एग्जांपल देता हूं, सपोज करो धान पे नवंबर के मंथ में सरकार ने एमएसपी फिक्स कर दिया कि 25 रुपए का मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान का ये है। तो अगर आपको एमएसपी पे जब बेचना है तो इसका मतलब जब एपीएमसी मंडी में भी जाएंगे, जहां पे ऑक्शन हो रहा था, वहां पे एमएसपी फिक्स होता है। मतलब 25 रुपए के नीचे आप धान का ऑक्शन शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर धान का ऑक्शन शुरू होगा तो वो 25 से ऊपर होगा। इवन आप आईपीएल के भी ऑप्शन देखेंगे ना, तो जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक 1 लाख 2 लाख से शुरू होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ से ऐसे शुरू होता है। एक एमएसपी फिक्स होता है उनका भी, जो प्लेयर का। वैसे ही एमएसपी गवर्नमेंट फसल पे फिक्स कर देती थी, 2 फसल पे, ठीक है। तो सपोज करो मंथ नवंबर में धान पे 25 रुपया फिक्स हुआ, 30 रुपया आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो फिक्स हुआ। आप सभी को पता है धान कटने का सीजन होता है अप्रैल। जब धान अप्रैल में कटा तो वो जब बिकने जाएगा, मंडी में जाए या कहीं भी जाए, तो वो धान 25 से नीचे शुरू नहीं होगा, नहीं बिकेगा, वो 25 के ऊपर ही बिकेगा। ये होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और एक चीज था कि गवर्नमेंट का बहुत सारा स्टोर हाउस होता है, ठीक है। एफसीआई जैसे आपने नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत हर स्टेट में गवर्नमेंट अपना अपना स्टोर हाउस खोल के रखती है। अगर किसी किसान को मंडी में नहीं बेचना है तो आप डायरेक्टली स्टोर हाउस में जाओगे, गवर्नमेंट के जो एजेंट होंगे वो आपको जो एमएसपी पे प्राइस फिक्स किया गया है 4 मंथ पहले, 5 मंथ पहले, वो प्राइस आपको देंगे। आप अपना सामान दे दो, वो अपना स्टोर हाउस में रख लेंगे। वही स्टोर हाउस से हमें राशन का सामान भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो लेकिन आपको जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ, शांता कुमार कमेटी बोल चुकी है 6% लोग एमएसपी का फायदा उठाते हैं, एंड 81% नीति आयोग के अनुसार 81% लोगों को एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है एमएसपी होता क्या है। तो ये था एमएसपी का लॉजिक। लेकिन ये जो फार्मर जो ऊपर अगर हम जाए मंडी सिस्टम में, ये जो वहां पे जो ऑक्शन होता है, वहां पे जो ऑक्शन होता है वहां पे जो 2 सामान हो या जो एक ही सामान है, उस पे जो एमएसपी फिक्स होती है, ठीक है। मतलब उसका जो ऑक्शन होगा उस प्राइस से ही शुरू होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये काफी चालाक होते हैं, सबको पता होता है। ये क्या किए, ये आपस में क्या करते हैं, डील कर लेते हैं, पहले से बात कर लेते हैं, ठीक है। आपस में पहले से बात कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी का जो फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस में बदल देते हैं। मतलब जैसे कि धान का गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है एमएसपी 30 रुपया है, तो उसको वो लोग ऑक्शन पे 30 रुपए से शुरू हुआ, 30 पे ही खत्म। सारे आपस में मिलके डिसाइड कर लिए हैं हम लोग 30 से ज्यादा इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि एमएसपी फिक्स है। सारे मिलके बोलेंगे 30 रुपया, वो भी 30, वो भी 30, किसी एक को मिला वो आपस में बांट लेंगे। तो 30, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस में बदल देते हैं लोग इतना ज्यादा चालाक होते हैं, जिसकी वजह से एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म की जरूरत थी। बहुत दिनों से इसका डिमांड चल रहा था, एपीएमसी में रिफॉर्म चाहिए था, लेकिन इसका रिमूवल कोई भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं है।
रिमूवल अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्राइवेट मंडी अगर आएगी ना तो एपीएमसी में कोई नहीं जाएगा। ये प्राइवेट मंडी जब शुरुआत में आएगी तो बहुत अच्छा ऑफर देगा, मंडी से तो काफ़ी अच्छा ऑफर देगा। इवन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जियो मार्ट भी खुल गया है। अगर आपको कुछ सामान लेना है तो आप जियो मार्ट से ले सकते हैं, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया नया ऑफर मिलता है वहाँ पे। तो ये जियो मार्ट वहाँ पे आपको जो भी सामान लेना है, मतलब आलू चावल आटा, हर दिन कुछ ना कुछ ऑफर मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्यों बोला। तो ये जो प्राइवेट मंडी आएगी ना, ये 1 साल तक काफ़ी अच्छा ऑफर देगा, जिसके वजह से एपीएमसी जो मंडी है इस पे कोई अपना सामान नहीं बेचेगा। और मैं आप एक चीज़ बता दूँ, जो एपीएमसी है उसका पावर स्टेट के पास होता है। इससे स्टेट को 1 से लेके 8.5% का टैक्स मिलता है, प्रॉफिट होता है, डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। सबसे ज़्यादा पंजाब को 8.5% टैक्स मिलता है इस मंडी सिस्टम से, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर प्राइवेट मंडी आई तो फिर स्टेट को, मतलब स्टेट वाले जो एपीएमसी की जो मंडी है उस पर लोग कम ही जाएंगे बेचने के लिए, जिसकी वजह से स्टेट का लॉस बहुत ज़्यादा होगा एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेट में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब मैं वो 2 पॉइंट में जाता हूँ जो मैं बोला था, बाद में समझाऊंगा। तो ये समझ में आया, नो मार्केट फिक्स। अगर प्राइवेट मंडी आती है, प्राइवेट मंडी कोई भी मार्केट टैक्स नहीं लगाएगी किसान पे। एंड दूसरा था अल्टरनेटिव प्राइवेट मंडी आएगी और जिसके वजह से क्लोजर हो जाएगा एपीएमसी। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है एपीएमसी बंद होने का। हटा नहीं रही है गवर्नमेंट, लेकिन हटाने जैसा ही कर रही है, जैसे कि बीएसएनएल के साथ हुआ। हटाया नहीं गया, लेकिन आज ओके मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो फिर आते हैं नेक्स्ट कि अब जो एक सवाल था कि मेन रीजन क्या है प्रोटेस्ट का। हाँ, ये बताता हूँ। हमारे देश में 7,000 से ज़्यादा मंडी है, ठीक है। हर स्टेट के पास इसका मंडी का पावर होता है, सेंटर के पास पावर नहीं होता है। स्टेट के पास पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अब मैं बताता हूँ कि प्रोटेस्ट होने का ये एक रीजन है, और स्टेट को काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलता है। अगर वहाँ से टैक्स नहीं आएगा स्टेट को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो अब एक चीज़ अगर देखेंगे, हाँ, तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। ये जो मंडी है ना, जो मैंने जैसे आपको बताया कि 1 से लेके 8.5% का टैक्स का प्रॉफिट होता है, तो रिसेंट ईयर में पंजाब को 1750 करोड़ का इस मंडी से टैक्स मिला है एंड हरियाणा को 650 करोड़ का टैक्स सिर्फ मंडी से मिला है, ठीक है। ये बस अब 2 डाटा याद रखो, सारे स्टेट को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मंडी से बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है। तो एक चीज़ ये है कि अगर मंडी नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लॉस होगा। देखिए, हमारा देश जो है ना वो स्टेट से मिलके बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल चलाती है, सारे स्टेट मिलके हमारा देश बना है। तो जो स्टेट के जो डेवलपमेंट काम होता है ना, उसमें सेंट्रल का भी हाथ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल भी फंड देता है। लेकिन उस फंड के लिए ना स्टेट ना हर साल हर कुछ समय पे गवर्नमेंट को, सेंट्रल को एक टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है, जो स्टेट हर अलग अलग चीज पे, तो वो टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके वजह से उस टैक्स जो लेता है उसको वो रिफंड भी करता है। ऐसा नहीं है रिफंड नहीं करता, उसको एज अ सब्सिडी वो रिफंड करता है हर स्टेट को, एज अ सब्सिडीज रिफंड करता है हर स्टेट को। अब मैं आपको बताता हूं कैसे ये रिफंड होता है और क्यों ये जो पर्टिकुलर कुछ स्टेट है ये ज्यादा करके इसमें प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काफी ज्यादा रोल है प्रोटेस्ट में। मैं आपको बता दूं, सपोज करो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोटल 100 रुपया टैक्स देती है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 100 रुपया टैक्स देती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर 100 रुपया टैक्स देती है तो उसको सब्सिडीज के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 13 रुपया का बैक होता है। मतलब जितना देती है उसका हम एक रेशियो करके आपको बता रहे हैं। 100 का अगर टैक्स दे रही है तो 13 रुपया उसको वापस मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एज अ सब्सिडीज। पंजाब गवर्नमेंट देती है अगर 100 रुपया तो उसको 42 रुपया बैक होता है। कर्नाटक को 100 की जगह 36, केरल को 100 की जगह 29, गुजरात को 100 की जगह 20, बिहार को 100 की जगह 290 रुपया बैक होता है। बिहार, यूपी, असम, इन सबको सबसे ज्यादा सब्सिडीज मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और ये ऐसा नहीं है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये पुअर एंड रिच स्टेट है जो उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उस हिसाब से ये सब्सिडीज मिलता है, ठीक है।
जैसा जो स्टेट, जो रिच स्टेट है उसको कम, जो पुअर स्टेट है उसको ज्यादा, ठीक है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट इतना कम दे रही है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इतना कम दे रही है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मंडी से उतना ज्यादा, उससे ज्यादा उनका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर ये मंडी सिस्टम ही बंद हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? स्टेट का जो एक मशीनरी चलता है वो तो कहीं ना कहीं खराब होगा, कि उनका काफी ज्यादा प्रॉफिट फंड आता है, और ये जो फंड आता है ना, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फार्मर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट फार्मर के लिए, इन सब के लिए यूज करती है, ठीक है। तो ये जो पूंजी है स्टेट गवर्नमेंट का, ये अगर स्टेट एपीएमसी बंद हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को काफी ज्यादा लॉस होगा, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है मुझे भी। बिकॉज अगर एक तो आप कम सब्सिडीज दे रहे हो, उसके बाद उन्हें अगर मंडी से भी टैक्स नहीं मिलेगा, मंडी से कम अगर मिलेगा, प्राइवेट मंडी आ गया, तो फिर वो प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथ में होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा, तो स्टेट को कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर कोई स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, गुजरात, हरियाणा, इन सब जगह ज्यादा करके प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि इन्हें एक तो सब्सिडीज कम मिलती है, और उसके बाद अगर ये आता है तीनों एक्ट, तो एपीएमसी बंद होगा। एपीएमसी बंद होगा तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये एक था, ये सारा एनालिसिस है इन तीनों एक्ट का। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कि क्या सही है या नहीं है, ये आप जरूर बताएं। ओके, अब तीसरा लास्ट सवाल जो हमें इंस्टाग्राम पे पूछा गया था, काफी अच्छा सवाल था, कि ये स्टेट लिस्ट में है तो सेंट्रल कैसे लॉ बना रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान के यहाँ अगर आप स्टेट लिस्ट उठाएंगे तो एंट्री 14 में एग्रीकल्चर को रखा गया है स्टेट लिस्ट में, मतलब स्टेट ही एग्रीकल्चर के लिए लॉ बना सकती है। लेकिन जैसे आपको पता है 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट की अगर आप 33 अगर देखेंगे एंट्री, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल भी एग्रीकल्चर पे लॉ बना सकती है। उसी बेसिस पे सेंट्रल ने ये तीनों लॉ बनाया है। एंड उसके बाद अगर आर्टिकल 249 अगर देखेंगे आप, तो वहां पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है, तो एग्रीकल्चर हो या कुछ भी, तो एग्रीकल्चर पे लॉ गवर्नमेंट बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अगर गवर्नमेंट को बनाना है। ये आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। तो इन सब बेसिस पे गवर्नमेंट ये तीनों लॉ बनाया है। और मैं आपको बता दूं, इसका विरोध जो ये तीनों का, ये काफी ज्यादा विरोध चल रहा था। इवन आरएसएस के कुछ दल ने भी इसका विरोध किया था, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड इसके बाद अभी रिसेंट में 1 वीक पहले पंजाब गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम नहीं बोलूंगा, मतलब एक काम किया है, जो कि वो उन्होंने इन तीनों एक्ट का अपना अमेंडमेंट करके ला दिया और अपने पंजाब लेजिस्लेशन से पास करवा दिया है। वो पास भी हो गया। बस 3 बीजेपी के मेंबर थे जो उनके अगेंस्ट में आवाज उठाए, बाकी सबको बहुमत मिला। एंड वो तीनों एक्ट, 4 एक्ट है टोटल, इन तीनों एक्ट का अमेंडमेंट है, स्पेशल प्रोविजन एंड अमेंडमेंट नाम जोड़ दिया गया है एंड लाया गया है। एंड वो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। आज तो काफी बड़ा वीडियो हो गया। तो आप बताइएगा, क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के अगेंस्ट जाके लॉ बना सकती है? ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और पंजाब लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट जो लाई है तीनों एक्ट, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा उसमें क्या क्या है। उसमें एक मैं आपको बता दूं, उसमें जो मैंने सिविल कोड का बात किया गया था, सेटलमेंट, वो उसमें रखा गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। अगर आपने अभी तक दिसलो को लाइक नहीं किया तो दिसलो को लाइक कर दे एंड फॉलो कर दे। थैंक यू।